दोस्तों, दृष्टि आईएएस के आपके पसंदीदा कार्यक्रम न्यूज ऑन मैप में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि बीते सप्ताह की जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उनसे जुड़े जो सवाल बन सकते हैं, उन सभी को हम मानचित्र के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और हर एपिसोड के अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया जाता है। तो सेशन की शुरुआत करेंगे उस अभ्यास प्रश्न से जो आपको दिया गया था और फिर उसका विश्लेषण देखेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उसी अक्षांश पर स्थित है जिस पर बांग्लादेश का चटगांव स्थित है। ठीक, क्या पूछा गया है, कौन सा शहर उसी अक्षांश पर मौजूद है जहां पर चटगांव है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ग्वालियर, कोटा, बालासोर और फिर जामनगर। तो मैप में देखते हैं पहले। ठीक, इस मैप में आपको ये चीजें दिख रही होंगी। तो यहां पर है चटगांव या चटगांव। ठीक, इसका अक्षांश अगर हम निकालेंगे तो 25 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में कहीं मिलेगा, नॉर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इस अक्षांश पर जो सीधी रेखा अगर हम खींचते हैं तो यहां पर आता है जामनगर। ठीक, जो हमारे विकल्पों में से एक है। बाकी के जो विकल्प है उसमें है कोटा, ग्वालियर और बालासोर। कोटा आएगा यहां पर जो कि इस अक्षांश की रेखा के उत्तर में है, ग्वालियर भी इसके उत्तर में पड़ेगा और बालासोर इसके दक्षिण में पड़ेगा। अगर हम इसी रेखा के अंतर्गत सीधा जाकर के देखें तो एक शहर यहां दिखता है हमें, राजकोट। ठीक, इसके अलावा जो राउरकेला है वो इसके जस्ट दक्षिण में पड़ेगा और कोलकाता इसके उत्तर में दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल के मुताबिक हमें उत्तर देना है, तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर है ऑप्शन डी यानी जामनगर। ठीक, चलिए पहले प्रश्न को देखें। खबर दी हुई है, हाल ही में चीन का एक जासूसी पोत श्रीलंका के चीनी संचालित बंदरगाह हम्बनटोटा पहुंचा है। अब प्रश्न ये है कि विभिन्न देशों में चीनी समर्थित बंदरगाहों को पश्चिम से पूर्व, कहा पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ग्वादर पोर्ट, सोखना पोर्ट, खलीफा पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट और पायरा पोर्ट। अब इसकी यानी कि इन कूटों की मदद से हमें उत्तर देना है। देखें यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, तो इस मैप में आपको ये सभी पोर्ट दिखाई देंगे। पहले यहाँ पर है सोखना पोर्ट जो कि मिस्र में है। ठीक, फिर आएगा खलीफा पोर्ट जो कि यूएई में है। फिर आएगा ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, फिर यहां पर आएगा हम्बनटोटा पोर्ट पहले, अगर आप सीधी रेखा खींच करके देखेंगे, और उसके आगे फिर आएगा पायरा पोर्ट यहां पर जो कि बांग्लादेश में है। तो इस क्रम में जब हम उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर बनेगा, सोखना पोर्ट से शुरू करेंगे हम, सोखना, खलीफा, ग्वादर, हम्बनटोटा और फिर पायरा। तो सोखना, खलीफा, ग्वादर, फिर हम्बनटोटा और फिर पायरा। ये आपको कहां दिख रहा है क्रम, ऑप्शन डी में 2, 3, 1, 4 और 5। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगली खबर। बीते 11 अगस्त को फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कम्युनिकेशंस अर्थ एनवायरनमेंट जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया। उसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आर्कटिक पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। तो ऐसी खबरें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सवाल क्या बनता है फिर उन क्षेत्रों को लेकर के जो महत्वपूर्ण वहां पर मौजूद स्थितियां हैं या फिर सागर है या फिर कोई जल श्रृंखला है, उसको लेकर सवाल पूछा जाता है। इसमें पूछा है लाप्टेप सागर हिस्सा है किसका, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, आर्कटिक सागर या फिर अंटार्कटिक सागर। देखें तो किस बेल्ट में आता है ये पूरा लाप्टेप सागर, जो हम आर्कटिक क्षेत्र का एक जो पूरा बेल्ट देखते हैं वहां पर मौजूद है यहाँ। ठीक, और ये है रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा। कुछ स्थितियों को देखें तो ये है लाप्टेप सागर, यह साइबेरिया, और साइबेरिया के जस्ट उत्तर में मौजूद एक सीमांत सागर आर्कटिक ओशियन का भाग है। और इसकी विशेषताओं में यहां पर हमें क्या दिख रहा है, न्यू साइबेरियन आइलैंड्स जो कि रशिया के हैं, इसके पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेंगे सेवर्नाया, जमाइला, कुछ जो आइलैंड्स है वो। यहाँ पर है तैमेर पेनिनसुला। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा जिससे ये घिरा हुआ है चारों ओर से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। चलिए अगली खबर। 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने के क्रम में ईरान ने बीते दिनों अपनी लिखित में प्रतिक्रिया दी है, उसमें कुछ बातें कही है। सवाल क्या है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, न्यूक्लियर फैसिलिटीज दी हुई है और फिर देश दिए हुए हैं कि ये वाली न्यूक्लियर फैसिलिटीज इस देश से, इन देशों से संबंधित है या नहीं है। आपको बताना है कि कितने युग्म इसमें सुमेलित है। पहला, बुशहर, योंगब्योन, रिवनो और तोकाई, यहाँ सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, अमेरिका और जापान। देखें, बुशहर से शुरू करें तो ये है बुशहर, ये कहाँ है? ईरान में। ये गलत है, यहां लिख दें। अगला, योंगब्योन, नाम से तो लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा। सही है, ये योंगब्योन उत्तर कोरिया में ही है, ये सही है। फिर देख लें रिवनो और तोकाई को। रिवनो कहाँ है? अमेरिका दिया हुआ है, तो रिवनो है यहां उत्तर पश्चिमी यूक्रेन का हिस्सा, ना कि यूएस में। अगला, तोकाई, तोकाई जापान में है। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। ये कहाँ है? यूक्रेन में, और तोकाई जापान में सही है। अब क्या पूछा है? कितने युग्म सही हैं? 2 युग्म सही हैं, तो यहां पर केवल 2 युग्म इसका उत्तर निकल आएगा। चलिए अगली खबर। बीते दिनों येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा मामला सामने आया है। प्रश्न क्या है? उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैनेडियन शील्ड का फैलाव केवल कनाडा तक सीमित है। दूसरा, येलोस्टोन नेशनल पार्क का संबंध रॉकी पर्वत से है। और तीसरा, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कितने कथन सही हैं ये बताना है। ठीक, देखिए कैनेडियन शील्ड का फैलाव केवल कनाडा तक सीमित है या नहीं। तो यहाँ आपको जो गुलाबी रंग से ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है। कैनेडियन शील्ड को ही लॉरेंशियन का पठार भी कहते हैं। इस पर हमने पहले भी कई एपिसोड पर चर्चा की है। बहुत पुरानी संरचना है, महत्वपूर्ण है। अब केवल कनाडा तक सीमित नहीं है, यहां आपको यूनाइटेड स्टेट्स तक भी इसका फैलाव दिखाई देगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। उसके आगे, येलोस्टोन नेशनल पार्क का संबंध रॉकी पर्वत से है, इसको देख लें। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क ये यहां पर है, यूएसए का हिस्सा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला, जो ग्रीनलैंड को कहा गया है उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ये बात भी एकदम ठीक है। यहाँ आपको उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक सर्कल यानी अलास्का वाला क्षेत्र, कनाडा, यूएसए, ग्रीनलैंड, कुछ ये प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये भी, ये सही है, ये भी सही है। कितने कथन सही हो गए? 2 कथन सही है, यानी ऑप्शन बी केवल 2 कथन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगली खबर। संयुक्त अरब अमीरात लगभग 6 साल बाद ईरान में अपने राजदूत को फिर से तैनात करने जा रहा है। दूसरी, तुर्की या तुर्की कहें कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की सीरियाई क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना चाहता है। अब ये जो क्षेत्र हैं, इन खबरों की वजह से फिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सवालों के घेरे में आ जाते हैं। क्या सवाल बना? जलीय निकाय दिए हुए हैं और सीमावर्ती देश दिए हुए हैं। भूमध्य सागर, आगे इराक और जॉर्डन, फारस की खाड़ी, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, अरल सागर, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, लाल सागर, ओमान और सऊदी अरब। आपको बताना है कि कितने युग्म सुमेलित नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, नहीं बताने हैं। देखते हैं कितने नहीं है। भूमध्य सागर, इराक और जॉर्डन। तो भूमध्य सागर का क्षेत्र ये वाला है। ठीक, अगर हम यहां से जोड़ते हैं एशिया और एशिया माइनर वाले क्षेत्र से, इराक यहां पर है, ये कहीं से भी भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता। यहां पर जॉर्डन है, ये भी नहीं जुड़ रहा, तो जो पहला वाला है ये गलत है। फिर देखते हैं फारस की खाड़ी कतर और संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ती है या नहीं। तो फारस की खाड़ी ये वाला क्षेत्र है और ये है कतर यहाँ पर, और फिर यहाँ है यूएई, ये सही है। अब अरल सागर, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, अरल सागर का क्षेत्र है ये मार्क किया हुआ है, और कजाकिस्तान ये है, सीमा जुड़ रही है, लेकिन जो किर्गिस्तान है या किर्गिस्तान है वो यहाँ पर है, यानी ये नहीं जुड़ रहा, जो मिलान है ये गलत हो जाएगा। फिर लाल सागर में ओमान और सऊदी अरब का नाम दिया हुआ है, इसे देखें, ये है लाल सागर। अब सऊदी अरब देख करके लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम जुड़ा हुआ है, लेकिन जब पूरा देखेंगे तो उसमें एक नाम और है ओमान का। ओमान कहाँ है? यहाँ।
तो ये लाल सागर से नहीं उठता, तो स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो मिलान है ये गलत हो जाएगा। कितने युग्म सुमेलित नहीं है, हालांकि यहाँ कितने की जगह ये होना चाहिए कि कौन से युग्म, हम कर लेते हैं। कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें पहला, तीसरा और चौथा, कहाँ है उत्तर, ऑप्शन डी में। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगली खबर, तापमान बढ़ने और बारिश की कमी की वजह से यूरोप की राइन नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। अब राइन नदी को लेकर सवाल बन सकता है, तो राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उद्गम क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। स्टेटमेंट कहता है कि इस नदी का उद्गम स्थल फ्रांस के हिस्से आने वाले आल्प्स पर्वत से है। ठीक, दूसरा, यह नदी पूरी तरह जर्मनी में स्थित कॉन्स्टेंस झील से अपने जलस्तर में बढ़ोतरी करती हुई आगे बढ़ती है। और तीसरा स्टेटमेंट की नदी यूरोप के 6 देशों से होकर बहती है और उत्तरी सागर में जाकर मिल जाती है। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है, यानी सही कथन पहचानने हैं। इस नदी का उद्गम स्थल फ्रांस के हिस्से आने वाला आल्प्स पर्वत है, इसको देखें। यह सही है कि आल्प्स पर्वत से निकल रही है, लेकिन फ्रांस वाले से ना निकल करके जो स्विट्जरलैंड वाला स्विस आल्प्स उसको बोलते हैं, ये इसका सोर्स है। ये नीले रंग से आपको यहाँ पर नदी दिखाई गई है, इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। अगला कथन देखें, ये वाला गलत है। पूरी तरह से स्थित, जर्मनी में पूरी तरह से स्थित कॉन्स्टेंस झील से अपने जल स्तर में बढ़ोतरी करती हुई आगे बढ़ती है। अब कॉन्स्टेंस झील को अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको कॉन्स्टेंस झील दिख जाएगी, ये वाले एरिया में। ठीक, और ये बात सही है कि इस झील से ही अपने जल स्तर में बढ़ोतरी करती है और आगे बढ़ती है, लेकिन केवल पूरी तरह से जर्मनी में स्थित, ये बात लिखी हुई है यहाँ, पूरी तरह से जर्मनी में स्थित कॉन्स्टेंस झील। यहां पर इस स्टेटमेंट पर ध्यान देना होगा कि ये जो झील को जब हम जूम करके देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। उसमें केवल जर्मनी नहीं है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है। तो 3 देशों के जंक्शन पर मौजूद है। केवल जर्मनी होना यहाँ पर गलत कर देगा इस स्टेटमेंट को। अब ये गलत हो गया। अब नदी यूरोप के 6 देशों से होकर बहती है और उत्तरी सागर में मिल जाती है, इसको देख लें। तो यूरोप के 6 देश, ये बात सही है। स्विट्जरलैंड यहां से निकलेगी, ठीक, फ्रांस आएगा इसमें, जर्मनी आएगा, यहाँ ऑस्ट्रिया आएगा, लिechtenstein आएगा यहाँ पर, और नीदरलैंड। 1 2 3 4 5 और 6, और फिर आगे जाकर के नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में गिर जाती है। ये बात सही है। ठीक, अब बताना है कौन सा कथन सही है, यानी कि केवल तीसरा ही कथन सही है, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक, ऑप्शन सी में केवल 3 दिखाई दे रहा है। चलिए, अब खबर है कि चीन के साथ तनाव के मद्देनजर भारत और अमेरिका ने एलएसी के पास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो सवाल क्या बना, एक व्यक्ति केवल स्थल मार्ग का उपयोग कर अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख की यात्रा करता है। याद रखिए, अरुणाचल से लद्दाख। इस क्रम में वह इस बात का ध्यान रखता है कि वह कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा पार न करे। ठीक, ऐसे में वह व्यक्ति जल्दी लद्दाख पहुंचने के लिए अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को छोड़कर न्यूनतम कितने राज्यों से गुजरेगा। अब इसको मैप में देखना पड़ेगा हमें। अरुणाचल से लद्दाख जाना चाहता है, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छुएगा नहीं और सीधे उसको जल्दी पहुंचना है, तो कम से कम कितने राज्यों से जाएगा। अब यह है अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ठीक, यहां पर दिख रहा है लद्दाख, बीच में भूटान मिल सकता है, नेपाल मिल सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा में जाएगा नहीं। तो पहला आएगा असम, ठीक, यहां देखिए असम, उसके आगे दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के यहाँ बीच में छोटी सी सीमा लगती है। ठीक, 4 ये हुए, 5वां हिमाचल प्रदेश, फिर पहुंच जाएगा लद्दाख। लेकिन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को काउंट नहीं करना है, तो न्यूनतम कितने राज्य दिखाई दे रहे हैं, 5 राज्य। ठीक, सही जवाब ऑप्शन ए, यानी न्यूनतम 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। चलिए, तो ऐसे सवालों में अक्सर इस तरह मैप में देखते रहिए कि कहां पर कौन सा राज्य मौजूद है। टेक्निकल, जैसे यहां पर सीमा छूटती है या नहीं छूटती, इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब कुछ पर्वतीय दर्रे दिए हुए हैं और राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा दर्रा उस राज्य से संबंधित है या नहीं। बारालाचाला सिक्किम, अघिल दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेलपला उत्तराखंड और सेला दर्रा लद्दाख। आपको निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, अब इसमें जो दर्रा है आप जानते हैं एक तरह का पास होता है, वो न्यूनतम एरिया जहां से पर्वत के बीच से जाया जा सकता है। अघिल पास से शुरू करें, अघिल पास लद्दाख, ठीक, बारालाचाला हिमाचल, उसके बाद लिपुलेख ये यहां पर है उत्तराखंड, जेलपला सिक्किम, सेला पास अरुणाचल। अब हमें इसको मैच कराना है, तो पहले शुरू करें बारालाचाला से जो कि हिमाचल में है, उसके बाद अघिल दर्रा कहाँ है, लद्दाख में, उसके बाद लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, उसके बाद जेलपला कहाँ है, सिक्किम में, और कौन सा बचा, सेला दर्रा, सेला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर बना वो बना ऑप्शन सी, यानी कि 2, 5, 4, 1 और 3, ए का दूसरा, ठीक, बी का पांचवा, सी का चौथा, डी का पहला और ई का तीसरा। ठीक, सही उत्तर। चलिए अगली खबर। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए कि तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है एक सवाल, यह पश्चिमी घाट में स्थित है, पहला स्टेटमेंट जानकारी के रूप में। इसमें उष्णकटिबंधीय वन पारितंत्र पाया जाता है जो कि 2 राज्यों के भीतर आते हैं। आगे 3 वन्यजीव अभयारण्य और कलाकड़ू मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व इस बायोस्फीयर का हिस्सा है, यानी इसके भीतर स्थित है। बताइए कि ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कही गई हैं। नीलगिरी वन्यजीव अभयारण्य, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम की पहाड़ियां या फिर मन्नारी की खाड़ी। ठीक, तो इसका सही जवाब खबर से आपको लग गया होगा, ऑप्शन बी अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखें, तो पहली बात कही है कि 2 राज्यों से संबंधित है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट ये वाला है, इसका हिस्सा है ये वाला। ठीक, 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु से संबंधित है। 3 यहां पर क्या लिखा है, 3 वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। कौन कौन से यहां दिया हुआ है, शेंदुरनी, पेपारा और नैयार, ये 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं। उसके आगे कहा गया है कि कलाकुड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व इसके भीतर है, इसको भी देख लें। तो ये है कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ये वाला हिस्सा इसके दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, और सभी विशेषताएं पूरी हो गई। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इसका सही जवाब है। चलिए अगली खबर। बीते कुछ दिनों से भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में आई भीषण बाढ़ से कई दर्जनों लोगों की मौत हो गई और कई लोग दहशत में हैं। सवाल क्या बना, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, पोंग बांध रावी नदी पर बना है। अगला, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास और रावी नदियों के बीच से होकर बहती है। उसके बाद, पार्वती पर्वत रंगरिक रंग के उत्तर में स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं, याद रखिए पूछा गया है। पहले देखिए, पोंग बांध रावी नदी पर बना है या नहीं। तो पोंग बांध यहां है, ठीक, जो कि रावी नदी पर ना होकर के ब्यास नदी पर बना है। ठीक, याद रखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगले पर आए, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास और रावी नदियों के बीच से होकर बहती है नहीं। तो सतलज नदी ये है, ठीक, इस तरह से बह रही है। व्यास नदी कहाँ है, ये है। रावी नदी यहाँ है। तो क्या आपको दिख रहा है कि सतलज इसके बीच में बह रही है? नहीं, रावी और सतलज नदी के बीच में ब्यास बह रही है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगले पर आए, पार्वती पर्वत रंगरिक रंग के उत्तर में है। पार्वती पर्वत, और इसको देखें तो रंगरिक रंग यहां पर है,
ये वाला पार्वती पर्वत यहाँ है, अगर उत्तर बढ़ाएंगे उत्तर यहाँ होना चाहिए, ठीक। अगर थोड़ा भी दाएं बाएं कर ले तो ये इसके कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, ना कि उत्तर में। उत्तर में कौन सा दिखाई दे रहा है, लगभग रियो पुरगिल, रियो पुरगिल इसके उत्तर में मान सकते हैं एक बार को, लेकिन ये इसके उत्तर पश्चिम में आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत कर लेंगे। अब कितने कथन गलत हैं, ठीक, सभी कथन गलत है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चलिए हाल ही में हावड़ा में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक नवनिर्मित पोत निर्माण सुविधा को देश को समर्पित कर दिया गया है, ये खबर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब राष्ट्रीय जलमार्ग दिए हुए हैं और नदी दी हुई है, आपको ये अब देखना है कि कौन सा जलमार्ग उस नदी से सुमिलित है या नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा गोदावरी, राष्ट्रीय जलमार्ग 100 तापी नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 68 अम्बा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 97 सुंदरबन जलमार्ग। आप बता रहे कौन से कथन सही है। देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 से शुरू करें। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा गोदावरी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 100 तापी नदी, तो ये है नेशनल वाटरवेज 100 तापी नदी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 68 अम्बा नदी, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 68 ये वाला है, यहाँ पर ये है मांडोवी नदी से संबंधित, ना कि अम्बा नदी, ये गलत है। और 97 सुंदरबन जलमार्ग, तो देखें 97 ये है सुंदरबन जलमार्ग, इसमें से एक गलत है, तीसरा पूछा है कितने सही है, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन सी में विकल्प दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अब ले लेते हैं प्रीलिम्स में पूछा गया एक सवाल, प्रीलिम्स 2022 में सेट ए से संबंधित है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर किस क्षेत्र से संगत है। ऑप्शन पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के सिंध यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, या भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। सही जवाब क्या है आपको पता ही है, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, यानी कि ये वाला एशिया माइनर रीजन भी इसको कहते हैं। लिवेंट शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो दरअसल एक ऐतिहासिक शब्द है। काफी समय पहले जो भूमध्य सागर के पूर्व का क्षेत्र है उसको इस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर कुछ किंगडम आपको दिखाई देंगे, जैसे किंगडम ऑफ एडोम, किंगडम ऑफ मोआब, ठीक, अम्मोन, यहाँ पर किंगडम ऑफ अराम डमस्कस, किंगडम ऑफ इजराइल। तो ये वाला जो क्षेत्र है बेसिकली इससे संबंधित है। एक अभ्यास प्रश्न के तौर पर आप ये भी ले सकते हैं कि आपको इन देशों के नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में जो इस रीजन में आते हैं। आप चाहें तो गूगल करके भी इसको एक बार सर्च कर लीजिए, जब एग्जाम हुआ था तब तो कई लोगों ने किया भी होगा, एक बार और लिवेंट को सर्च करिए, फिर आपको पता चलेगा किन देशों के नाम यहाँ पर आते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न भी ले लीजिए। प्रश्न है टिग्रे क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। इस क्षेत्र की सीमा इरिट्रिया और इथोपिया के साथ साथ सूडान के साथ भी लगती है। अगला, यह इथोपिया के अम्हारा क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है और यह पूर्व में लाल सागर से घिरा हुआ है। आपको बताना है कि कितने कथन यहाँ पर सही है, ठीक। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, सभी कथन सही, या फिर सभी कथन गलत। तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का भी आपको जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों और सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करिए एक बार, ठीक। शुक्रिया।